हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदीश एंड वेलकम टू माय चैनल अनरिवल स्टडी। सो जैसा कि हम सबको पता ही है कि DSSB के TGT पोस्ट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं और कल मेरा भी एग्ज़ाम था 24 अगस्त को TGT इंग्लिश का। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था, सरिता विहार में मेरा सेंटर पड़ा था। तो मैं यहाँ बेसिकली आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ कि किस तरीके का जो है वो पेपर आया था, ईजी था, मॉडरेट था, पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या था। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ पार्ट 2 से, क्योंकि पार्ट 1 के बारे में तो मोस्टली आपको अब पता चल ही गया होगा। बहुत सारे रिव्यूज़ जो है वो हिंदी वालों ने भी दिए हैं। उसके अलावा PGT के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से भी आपको पता चल गया होगा कि पार्ट 1 जो है वो बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, तो हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। मेन हम पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली जो इंडिकेटिव सिलेबस आया था उसमें से था, नहीं था, कैसा रहा। तो पार्ट 2 में आपका जो था वो 90 मार्क्स का जो था वो आपकी लिटरेचर आ रखी थी। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका टीचिंग मेथडोलॉजी आ रखी थी। ग्रामर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, एक भी क्वेश्चन ग्रामर में नहीं आया था। ठीक है, जो कि हम 6 से 10 तक के ही टीचर्स बनने वाले हैं, ग्रामर आनी चाहिए। टेंसेस से क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ठीक है, 90 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आ रखी थी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टीचिंग मेथडोलॉजी की, जो कि 10 मार्क्स की आई थी, तो इसमें किसी भी साइकोलॉजिस्ट का वर्क नहीं आया था। मतलब सीधा सीधा किसी की थ्योरी नहीं पूछी गई थी आपसे, जैसे कि वाइगॉत्स्की हो गए, पियाजे हो गए, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी थ्योरी आपको नहीं पूछी गई थी। और जो वहाँ पे क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे। आप घर से उनको एक्स्ट्रा में पढ़ के जाओ, उसकी कोई नीड नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप वहीं पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी बात कर ली मैंने कि आपका टीचिंग मेथडोलॉजी में क्या आया था। अब बात कर लेते हैं इस 90 मार्क्स के लिटरेचर की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि क्या सिलेबस में से आया था, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, सिलेबस में से था, लेकिन 30% या हम कह सकते हैं 35% के अराउंड जो है मैं बोल सकती हूँ आउट ऑफ सिलेबस भी आया हुआ था। 30% ही चलो हम मान लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी था। काफ़ी चीज़ें थी जिनके बारे में, जो राइटर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, उनके वर्क के बारे में आपको नहीं पता होगा, वो भी पूछा था। और यही फर्स्ट शिफ्ट का भी यही रिव्यू था, सेकंड शिफ्ट का भी इवन यही रिव्यू था कि बहुत सारे वर्क जो है राइटर्स के ऐसे आ रखे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो। ठीक है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे कि मैंने ये जो सिलेबस खोला हुआ है ना, ये DU का सिलेबस है। मोस्टली अगर आप देखोगे, कोई भी अगर वो है, आप किसी से ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, कोई कोर्स परचेज कर रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, मोस्टली सब DU का सिलेबस ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इग्नू के सिलेबस में से भी पूछे गए थे। ठीक है, सारे नहीं कह सकती, बट कुछ वहाँ से पूछे गए थे। अब ऐसा ये भी हो सकता है कि उन राइटर्स के वो फेमस वर्क है, इस हिसाब से पूछ लिए गए हों। बट मुझे ऐसा लगा कि इग्नू से भी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आए थे उनके वर्क में से। सिलेबस सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट कुछ वर्क जो है इधर उधर है, मतलब DU में अलग है और इग्नू में अलग है। तो ये बात हो गई इस चीज़ की। अब बात कर लेते हैं बेसिकली इनमें से क्या क्या आया हुआ था। मेरी शिफ्ट में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ऑल्दो मैं फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो रिव्यू देख कर गई थी। उन्होंने बोला था कि उनकी शिफ्ट में आए हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के वर्क में से, मेरे में से एक भी नहीं आया था। ठीक है, ना विज्ञान शकुंतलम, ना महाभारत से, ना शिलापतिकरम से, ना मृच्छकटिका में से, किसी से भी नहीं आया था। कोई भी वर्क नहीं आया था इसमें से। ठीक है, तो ये तो मैं आपको यही बता रही हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, नेक्स्ट है आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर से। इसमें आपके मेन 5 वर्क हैं। ठीक है, आपका इलाड हो गया, ऑडिपस हो गया, पॉट ऑफ गोल्ड हो गया, उसके बाद मेटाफॉर्फिस हो गया, ये आपका हॉरिस का हो गया। इन 5 से ही क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब पूरे सेक्शन से आपको क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, जो आपका 4th है, ठीक है, इसमें से आप, इसमें 3 बुक है मेटामॉर्फिस में, इसमें 3 बुक है, बुक 3 है, बुक 4 है और बुक 6 है। मेरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था बुक 4th में से। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो थे वो बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और चीज़, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में ऐसा था कि मान लीजिए 20 मार्क्स के सेक्शन जो है वो डिवाइडेड है, तो उसमें से हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी फंस जाते हैं। ठीक है,
लेकिन बाकी का पूरा पेपर ईजी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बी पार्ट की, तो यहाँ पे सारा पेपर ट्रिकी था और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही थे जो बिल्कुल सरफेस लेवल पे आए हुए थे। ठीक है, मोस्टली डिटेल्ड पूछा गया था, डेप्थ में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यूरोपियन से आए हुए थे मेरे उसमें क्वेश्चन। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन राइटिंग्स में से, तो इंडियन राइटिंग में से एक भी इस सिलेबस में से नहीं आया था। इंडियन राइटिंग में से सिर्फ मुल्क राज आनंद का पूछा था। इसमें भी ये वाला जो है टू लेडी रैम्स, ये आया ही नहीं था, ये वर्क नहीं आया था। मुल्क राज का वर्क पूछा गया था, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, और लॉस्ट चाइल्ड जो है यही वर्क इग्नू में मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद ही आया था खाली इंडियन राइटिंग में से, उसमें से भी लॉस्ट चाइल्ड पूछा गया था। अब एक चीज़ होती है, आप जब भी किसी राइटर के बारे में पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप उनके कुछ 2-3 या और भी कुछ जो फेमस वर्क है वो आप उनके नाम पढ़ के जाते हो। इतना वास्ट सिलेबस है ऑलरेडी, तो आप जो है वो मतलब ऑलरेडी किसी ने पढ़ रखा हो तो एक अलग बात है, किसी को नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, बट इतना वास्ट सिलेबस है कि आप अलग से इसकी तैयारी करने बैठो तो आप हर फेमस वर्क के बारे में इंसाइट लेकर नहीं जाओगे। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे लगी कि एक तो आप सिलेबस दे रहे हो इतना सारा, ग्रेजुएशन लेवल का 3 साल का आपने सिलेबस हमें उठा के दे दिया है, उसमें से भी आप ये नहीं बता रहे हो कि इग्नू का सिलेबस फॉलो करें या DU का सिलेबस फॉलो करें, और उसके अंदर भी जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर भी जो है आप वो ना छोड़ के कुछ और ही दे रहे हो। तो ये चीज़ मुझे जो है बहुत गलत लगी। तो मैंने आपको बता दिया इंडियन राइटिंग में से सिर्फ मुल्क राज आनंद में से पूछा गया था। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का देखो तो उनका कुछ इस तरीके से था कि राजा राव से क्वेश्चन आए हुए थे, जो मुझे सुनने में आया कि उनके वर्क में से भी क्वेश्चंस जो थे वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपका इंडियन राइटिंग्स की मैंने बात कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका, हम चलते हैं आपके ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, इसमें से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें से आपसे जो है वो क्वेश्चन आए थे। अब एक और चीज़ जो मुझे पेपर में लगी, ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 से 15 वर्क उठा रहे हैं और इसी वर्क के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, अब वो ये जो 10 से 15 वर्क हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग हर सेक्शन से उठाएं, और मुझे ऐसा फील भी हुआ क्योंकि ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन में से क्वेश्चंस आ रखे हैं, ऑलमोस्ट हर वर्क से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर किसी वर्क से नहीं भी पूछा गया है तो ये राइटर जो है ना आपके, जॉफरी चासर हो गए और आपका ये एडमंड स्पेंसर हो गए, इनके और दूसरे वर्क में से क्वेश्चंस आ रखे हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी सेक्शन उठाओ तो फिर उसको पूरा करके जाओ। ये नहीं कि आपने उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने सिर्फ वही उठा के कर लिया और बाकी आपने देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने एक सेक्शन उठाया, हो सकता है उस पूरे ही सेक्शन से वर्क आ जाए, ये चीज़ मुझे लगी। इसमें से भी अगर मैं जॉफरी चासर की बात करूँ तो इस वर्क से नहीं आया, लेकिन और क्या नाम कहते हैं, किसी और वर्क से, हाँ कैंटरबरी टेल्स का ही पार्ट है वैसे तो ये, बट कैंटरबरी टेल में से कुछ और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट ये इस में से नहीं आया था। ठीक है, एडमंड स्पेंसर के इनमें से किसी भी वर्क में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। एडमंड स्पेंसर का कुछ एक इन्होंने कहीं से कोई लाइन दे दी थी और उसके बाद पूछा था कि इसके अंदर जो स्पेंसरियन वो है क्या नाम कहते हैं स्कीम है, वो यूज़ करी गई है या फिर नहीं करी गई है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा था एक लाइन के थ्रू। जॉन डन के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और बाकी वर्क से भी आ रखे थे। इन वर्क से भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो सरफेस लेवल पे पूछे गए हैं। ठीक है, डिटेल्ड पूछे गए हैं। तो अगर किसी ने अच्छे से वर्क पढ़ा है, सबको सारी थीम्स पता है, तो उसका जो है वो काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन इनमें से आया ही नहीं था। ठीक है, टेनिस विलियम से बना था एक, लेकिन वो इस वर्क से नहीं था, कोई एक और दूसरा वर्क था इनका, उनमें से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं बढ़ती हूँ आपका पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर से पूछे गए थे और पॉपुलर लिटरेचर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आए थे कि पॉपुलर लिटरेचर को जो है वो पॉपुलर क्यों बोला जा रहा है बेसिकली। ठीक है, क्या रीज़न है इसका, ऐसा कुछ आया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से वर्क आए हुए थे और फिर अगर आप ये सेक्शन उठा रहे हो तो इसको पूरा करके जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक आधा आपसे पूछ लिया जाए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या जिनके आपने कभी नाम सुने हुए हैं।
ठीक है, वो आपको कुछ भी उठा के दे देंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा 17-18 सेंचुरी, इससे भी क्वेश्चन आए थे। और इसमें कुछ एक ऐसा क्वेश्चन फंसा था, मेरे हिसाब से थीम का क्वेश्चन था वो। थीम में उन्होंने क्या करा था कि अब एक आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे थीम्स होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं ऑप्शन में ना 3 आपको थीम दे देंगे कि मतलब हर ऑप्शन में आपको 3-3 थीम दिए जाएंगे कि कौन कौन से उसमें हैं। अब 2 थीम तो ये सेम दे देंगे, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था बिट्रेयल और रिवेंज, ये दोनों तो इन्होंने सेम दे रखे थे चारों ऑप्शन में। एक थीम अलग दे रखा था, या तो पावर होगा या तो अथॉरिटी होगी इस तरीके का, या फिर करप्शन होगा इस तरीके का एक थीम इन्होंने दे दिया था। अगर आपने वर्क को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, सारे थीम समझे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ करेक्टर्स पढ़ लिए, थोड़ा बहुत समरी पढ़ ली, यूट्यूब पे भी मोस्टली समरी ही पढ़ाई जाती है, इतना कोई बैठकर पूरा वर्क नहीं पढ़ाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया, डेप्थ में पढ़ा नहीं, उन्हें नहीं मालूम होगा कि सारे थीम्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। और ये एक ही थीम आपको परेशान करेगा, 2 तो कॉमन ही होंगे सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा वर्क पढ़ना ज़रूरी है, तो डिटेल्ड और डीप ही आ रहा है। देन उसके बाद अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात करूँ 18 सेंचुरी की, तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद आपका सैमुअल जॉनसन से, इनसे नहीं आए हुए थे, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2 थे। और डिटेल क्वेश्चन पूछे हुए थे इसमें से। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर से भी क्वेश्चन आए हुए थे, विलियम ब्लेक से, वर्ड्सवर्थ से, आपके कीट से आ रखे थे, मैरी शेली से आ रखे थे, इनसे क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। फिर वही बात है, डिटेल्ड आ रखे थे, वर्क के अंदर से बहुत कुछ पूछा था। सिर्फ मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें से इस तरीके का आ रखा था कि मतलब एक प्रोटैगनिस्ट है किसी भी मतलब कोई किसी वर्क में एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके ब्रदर्स का नेम क्या है, ठीक है। अब ब्रदर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, वर्क के अंदर, तभी उनके ब्रदर्स का नाम पूछा है, वरना कोई साइड कैरेक्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना कैरेक्टर्स के बारे में जो क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। या फिर किसी की डेथ कैसे हुई इस वर्क में, ये क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड थे। देन उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर 19 सेंचुरी की बात करूँ तो इसमें से क्वेश्चन आ रखा था, इसमें से आ रखा था, इसमें से भी आया हुआ था, और हाँ इसमें से भी आ रखा था। ये आप पूरा ही पढ़ के जाओ, इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। और थीम सारे पता होने चाहिए, करेक्टर सारे पता होने चाहिए, पब्लिश डेट वगैरह पता होनी चाहिए, ये तो पता होनी चाहिए, तो बहुत कॉमन थीम है। थीम्स में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं एग्जैक्ट, बहुत चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, उस टाइम पे एकदम से याद नहीं आता कि वर्क में क्या क्या थीम्स थे, क्योंकि थीम्स को हम यूजुअली इतना देख कर नहीं जाते हैं, हमने वर्क पढ़ा है तो हम खुद ही आइडिया लगा लेते हैं कि ये थीम्स हैं, बट वही बात है ना, 2 थीम तो आएंगे, एक थीम आपका अटक जाएगा, आपने वर्क पढ़ा है तभी आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे उसको, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर हम वुमेन राइटिंग्स की बात करें तो इसमें से भी आया हुआ था, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो वुमेन राइटिंग में से नहीं आए हुए थे, कुछ 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे वुमेन राइटिंग में से, ठीक है। इस वर्क में से पढ़ा था क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 20th सेंचुरी लिटरेचर की, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन वही है कि कम थे। वर्जीनिया वुल्फ के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस वर्क के तो आए थे, इसके अलावा और भी वर्क है वर्जीनिया वुल्फ के, उनके भी आए थे, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब कोई भी नहीं बता सकता आपको ये कि वर्जीनिया वुल्फ के किस वर्क के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इनके जो फेमस है सिर्फ उसी में से आए, अलग से भी आ सकते हैं, ठीक है। देन हाँ, अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, मैं वो बाद में बात करती हूँ, सबसे पहले मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा देख लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बने थे, मेरे शिफ्ट में नहीं बने थे, लेकिन मैं फर्स्ट शिफ्ट का देख कर गई थी, उन्होंने बोला था कि इसमें से क्वेश्चन बने मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा से, ठीक है। देन पोस्ट कॉलोनियल की अगर हम बात करें, इस वर्क में से मेरे उसमें आया हुआ था, बाकी और किसी वर्क में से मैंने देखा नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपका सीधा सीधा वर्क का बता दिया कि किस में से पूछे गए और किस में से नहीं। जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है वो भी आप देख कर जाओ, सेकंड का भी देख कर जाओ, और मेरी शिफ्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तीनों शिफ्ट का देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग जो है उसको लिया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी शिफ्ट में यूरोपियन क्लासिकल से आया है, सारे ही वर्क से ऑलमोस्ट आया है, तो हर शिफ्ट में यूरोपियन से आएगा, कुछ कुछ में यूरोपियन पूछा ही नहीं गया है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया, तो ये मत सोच के जाना कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं नीचे ये जो आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं आया,
लिटरेरी थियरीज कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये था। आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो थे, सॉरी फिल इन द ब्लैंक कह रही हूँ, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो थे वो 6 से 7 आए थे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैच द फॉलोइंग में इतने मुश्किल राइटर्स दे रखे थे जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं थे, उनमें से मैच द फॉलोइंग आ रही है। और अगर कोई राइटर आपको जान पहचान का है भी तो उनका जो वर्क आ रहा है वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो फेमस वर्क नहीं डाल रहे हैं, ऐसे वर्क डाल रहे हैं जिनका आपने नाम भी सुना नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी राइटर का पढ़ के जाओ, कितने पढ़ के चले जाओगे, 2 3 4 5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ोगे ना। उसमें भी आप फेमस को ही देखोगे कि जो वर्क फेमस हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके के आ रहे हैं कि जो फेमस ही नहीं है राइटर्स और उनके वर्क भी नहीं है, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आपको एक भी आता है ना तो शायद आप बाकी के कर लो, क्योंकि फिर आप उसको ऑप्शन में ढूंढोगे। लेकिन ऑप्शन में भी इस तरीके की ट्रिक कर लें, मान लीजिए आपको पता है कि 1 का जो है वो डी का आंसर, 1 जो है वो डी के साथ मैच कर रहा है। अब ये चार ऑप्शन है ना, तो चारों में से 3 ऑप्शन में आपको 1 का डी ही दे देंगे। अब आप कैसे पता लगाओगे अगर आपको कोई और वर्क नहीं आता? तो इस तरीके से भी जो है वो पेपर बहुत मुश्किल बनाया है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे PYQ पे ध्यान दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। अगर मैं आपको बताऊं, PYQ मैंने भी देखा था, PYQ में बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब PYQ आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपका वो आराम से हो जाएगा। किसी ने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रखी है, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा है, ऑब्वियसली सब दे रहे हैं तो स्टूडेंट तो रहे ही होंगे, पढ़ा ही होगा। आपने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में पढ़ा है, PYQ आप आराम से कर लोगे। लेकिन यहाँ पे जितना सरफेस लेवल का और ईजी पेपर आया था ना, उतना ही टफ पेपर जो है इस बार इन्होंने बनाया है। सबसे बड़ी बात, 30% तो आउट ऑफ सिलेबस था। इनमें से भी जो वर्क दे रखे हैं, जो राइटर्स दे रखे हैं, उन राइटर्स के फेमस वर्क नहीं दे रखे, जो सिलेबस में है वो नहीं दे रखे हैं, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं, DU का फॉलो कर रहे हैं, इग्नू का फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है इनका। और इसके अलावा जो PGT इंग्लिश का पेपर देख कर गए हैं, क्योंकि मैं भी देख कर गई थी आइडिया के लिए कि हो सकता है कि PGT इंग्लिश के पेपर से आया हो, तो मैं आपको बता दूं कि PGT इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो इसमें से फॉलो कर रखे हैं। ये जो आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का वर्क है ना, ये PGT के पेपर में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से 6 से 7 क्वेश्चन बने हैं अभिज्ञान शकुंतलम से। मैंने खुद अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि जब आप वर्क पढ़ रहे हो तो आप वो तो लगाते ही हो ना क्वेश्चंस तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन लगाए थे। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से जो है क्वेश्चंस आए थे वहाँ पे PGT में, लेकिन यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इवन PGT में आप ये देखोगे कि इंडियन राइटिंग्स में भी जो आए हैं वो बहुत ही जो आप कह सकते हो फेमस राइटर्स हैं ना आपके, वो सारे वहाँ पे पूछे गए हैं, उनके बहुत फेमस वर्क पूछे गए हैं। ठीक है, इस सिलेबस से ही पूछे गए हैं PGT में। लेकिन पता नहीं TGT में इन्होंने सिलेबस को अच्छे से फॉलो क्यों नहीं करा, आउट ऑफ सिलेबस इतना क्यों दिया है। ठीक है, PGT में आपसे ग्रामर भी पूछी गई है, हालांकि वहाँ पे भी सिर्फ 5 मार्क्स की ग्रामर आई है, लेकिन कुछ तो आया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रामर नहीं आई, इतना इन्होंने डिसबैलेंस पेपर दिया था। ठीक, अब ये तो आपकी बात हो गई PYQ का, जो मैंने आपको बता दिया कि कोई इस पे बेस्ड चीज़ें कर रहा है तो इतने सरफेस लेवल की आ ही नहीं रही हैं, बहुत मुश्किल आ रहे हैं राइटर्स। कोई वर्क आपने पढ़ा है तो उसको इतना डीप में पढ़ कर जाओ कि कोई भी क्वेश्चन उसमें से फिर छूटे ना आपसे, क्योंकि वो बहुत ही डीप चीज़ें पूछ रहे हैं, सरफेस वाली पूछ ही नहीं रहे हैं। PGT का खाली देख कर जाओगे तो वहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं पूछ रहे हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही शिफ्ट का यही रिव्यू रहा है। ठीक है, इवन जब हम मतलब आपका एक तो जाते ही बायोमेट्रिक होगा और एक आते टाइम भी बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, जब आप सेंटर से बाहर आ रहे होंगे उस टाइम पे आपको एग्जिट नहीं करने दिया जाएगा जब तक आप बायोमेट्रिक दोबारा नहीं करा लेते। तो वो बायोमेट्रिक के टाइम पे 15-20 मिनट लग गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपना बायोमेट्रिक आते और जाते दोनों टाइम पर कराना है, उसके बगैर एग्जिट आपको नहीं लेना वहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप खुद ही रिव्यू देख लेना आप आसपास अपने लोगों का, जो वहाँ पे आपको सेंटर पे ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक करा रहे हो बहुत भीड़ है वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किसका पेपर कैसा रहा है। तो सबका ही ऑलमोस्ट यही रिव्यू था कि पेपर जो है वो बहुत टफ आ रखा था। ठीक है, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी डेप्थ से पढ़ेगा उसके लिए तो फ़ायदा है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए फ़ायदा नहीं है। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ आपसे पेपर 1 की, अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 में जो रीजनिंग है वो बहुत ईजी आ रही है। ठीक है,
रीजनिंग में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि A स्टैंड्स फॉर माइनस, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नीचे एक आपको नंबर दे रखे होंगे, उसमें आपको उस नंबर में A की जगह पे माइनस लगा दोगे, B की जगह पे प्लस लगा दोगे, फिर मल्टीप्लाई लगा दोगे, ठीक है, और फिर बोर्ड मास का रूल लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। इस तरीके के 2 क्वेश्चन पड़े हैं। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो है वो हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट मतलब जो पहला नंबर है उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें, मतलब क्या ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं कि जो सेकंड नंबर है वो निकल के आएगा। तो फिर आप ये जो इसका रिलेशन इसके साथ होगा ना, यही आपको ऑप्शंस में रिलेशन निकालने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर रीजनिंग जो है ये तो आप कर लोगे, इजी आई थी। हिंदी जो है मेरी 5 मिनट्स के अंदर हो गई थी, बहुत ही इजी हिंदी आई थी, ठीक है। कारक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जम्बल्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा पैसेज के आपके 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाँ मुहावरे आए थे आपके, ठीक है। देन उसके अलावा आपके विलोम शब्द आए थे। ये सब आपका हिंदी में आया था। हिंदी बहुत ईजी थी। अगर कोई हिंदी घर से पढ़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो भी वो हिंदी में आराम से 15 से ऊपर ले आएगा, इतनी ईजी थी हिंदी, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश भी जो थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मुश्किल थे, बाकी मोस्टली जो थी इंग्लिश भी ईजी थी। जंबल से आया था, एंटोनियम्स से क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा पैसेज आपका 5 मार्क्स का आता ही है। आपके आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एडजेक्टिव एडवर्ब से आपके क्वेश्चन बने थे। प्रेपोजिशन से कोई भी नहीं आया था। देन उसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चन बने थे, हाँ ईडियम्स और फ्रेजेस से आपके क्वेश्चन बने थे इंग्लिश में, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस से आपके क्वेश्चन बने थे। तो ये आपका इंग्लिश का था। देन उसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में क्या था आपका, जीके में आपके करंट से जो है ना वो 2024 से क्वेश्चन आए थे। करंट के 2024 से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके अलावा 2-3 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे, जिसको जीके नहीं भी पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी नहीं रखी है, छोड़ भी नहीं रखी है, तो भी वो 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। हाँ डांस से आपके क्वेश्चन आए थे जीके में, ठीक है। डांस से आपके क्वेश्चन जो थे वो जीके में बने थे। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जीके में पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आए थे। सेंसस से मेरे उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सेंसस से वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके अलावा हाँ यही थे। पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बने थे आपके, ठीक है। तो ये था आपका जीके का। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में जो है वो एसआई से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। डिस्काउंट से क्वेश्चन आए थे, और टाइम एंड वर्क से आए थे। बेसिकली आप मैथ्स में अगर मैं बोलूँ, आपके जितना भी अर्थमेटिक का पोर्शन है ना वो सारा आया था। एडवांस से क्वेश्चन आए ही नहीं थे। डीआई से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप अगर आपको अपना पेपर 1 जो है वो आपको अच्छा करना है, पेपर 1 में आपको मार्क्स गेन करने हैं, तो आप कुछ मत करो। आप जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए ना पीजीटी के, उनको देख लो, ठीक है। पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं सारे पेपर को देख लो, वही लगा लो, उन्हीं में से आ रहे हैं क्वेश्चंस, आपको आइडिया वहाँ से पड़ जाएगा, ठीक है। पैटर्न भी सेम आ रहा है, बस आपको नंबर बदल के दे देंगे। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट रिव्यू है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो पार्ट ए जो है वो इजी आया है। मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी ही कहेंगे इसे, क्योंकि अब 1-2 क्वेश्चन तो हर उसमें ऐसे ट्रिकी वाले आते ही हैं हर सेक्शन में, लेकिन इजी आया है। पार्ट बी की बात करूँ तो ये मॉडरेट ही आया है, इजी नहीं बोल सकते आप इसको, बिल्कुल भी इजी नहीं बोल सकते। कुछ मतलब आप खुद पेपर देखिएगा, बहुत बार मतलब आपको क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो हो सकता है आप उस वजह से मतलब सारे क्वेश्चंस को ऑब्वियसली आप आंसर्स को मार्क नहीं कर सकते हो। इसमें कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो अगर आपने वर्क नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है बी पार्ट के अंदर कि अगर आप जो प्रीवियस ईयर थे ना उसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी आप आंसर को निकाल सकते हो, अगर आपको एक आध भी कुछ आता है, हिंट है थोड़ा बहुत भी। बट जो इस बारी का बी पार्ट आया ना, इसमें एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत कम यूज़ हो रहा है। मतलब
आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इतने डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितना इजी यही आया है उतना टफ जो है वो बी पार्ट आया है। और बी पार्ट में आपको याद रखना है कि 40 मार्क्स आपके आने चाहिए, इसका क्राइटेरिया है, तभी आप जो है वो आगे आपका प्रोसीड हो पाएगा। चाहे ए में कितने भी अच्छे आ जाएं, 40 अगर इसमें नहीं आते हैं तो फिर आपका कट ऑफ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है पूरा मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। सो होप आपको हेल्पफुल लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।